था। ग्रेट जो है कुषाण शासक कौन होगा, तो कनिष्क होगा। तो कनिष्क की बात कर लें, ही स्टार्टेड, इसने शक संवत शुरू किया, ही स्टार्टेड शका एरा, शका एरा। इसने कौन सा संवत स्टार्ट किया, शक एरा, शका संवत। इसने कब स्टार्ट किया, इन 78 एडी, 78 एडी, ठीक है ना। इसने 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की। तो कौन से संवत की शुरुआत की, तो शक संवत। तो शक संवत की शुरुआत करेगा, बिल्कुल प्रणाम स्वीकार है, प्रणाम स्वीकार है। मेरे को टम्बर दे दो, चेयरमैन को उड़ा दूंगा। एयरमैन रिजल्ट है, बिल्कुल AIRMEN, बिल्कुल अभिषेक, एयरमैन रिजल्ट, बिल्कुल बिल्कुल भेजना है बेटा। सभी बच्चे अगर जैसे ही टाइम मिले, सब जितने भी आपके टीम में हो, टीममेट हो, जितने भी दोस्त भाई बंधु हो, देखो पूरे भारत के रिजल्ट के साथ ही हो रहा है। तो ये केवल आपकी बात नहीं है, सभी की बात है। तो ये पूरे भारत के रिजल्ट की बात है, ठीक है ना। पूरे भारत, चाहे किसी भी एग्जाम को ले लो, आजकल कोई भी एग्जाम देखोगे ना, फेयर नहीं होता, सीधे सीधे रिजल्ट नहीं आता है। वो रिजल्ट क्या होता है, पहले कोर्ट में जाएगा, पहले ये जाएगा, पहले वो जाएगा। आप कहीं चले जाओ, चाहे हरियाणा की यात्रा कर लो, चाहे भारत की यात्रा कर लो, चाहे डिफेंस की, तो बिल्कुल टैग लाइन चल रहा है, ठीक है ना। इसने बहुत मतलब बहुत गलत बात है ये, बच्चे अपना रिजल्ट मांग रहे, तो रिजल्ट देना चाहिए ना सरकार को। क्या दिक्कत है, सरकार को रिजल्ट देने में क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दर्द होता है। तो इसी के कारण से प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज देखो यूट्यूब की 3 बजे की क्लास डिफेंस में जो होनी थी, नहीं हुई, ठीक, क्यों, क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट हमने कहा नहीं, क्लास कैंसिल, सब प्रोटेस्ट। सर ने भी परमिशन दिया कि भाई प्रोटेस्ट बच्चों का जरूरी है, रिजल्ट बच्चों का आना चाहिए, ठीक। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल ट्वीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने 78 एडी में कौन सा कैलेंडर स्टार्ट किया, शक एरा, शक कैलेंडर की शुरुआत की। और ये कौन सा धर्म को मानता था, तो ही वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ही वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन, तो कनिष्क। और क्या किया था इसने, तो शक संवत, जिस साल ये गद्दी पर बैठता है उसी साल इसने शक कैलेंडर जारी किया, जिसे कहते हैं शका एरा, ठीक है ना। और एक कब जारी होता, तो 78 एडी में। जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है पोस्ट गुप्ता में, अरे पोस्ट मौर्य में, वो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक होगा कौन, तो कनिष्क। अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो कनिष्क 78। तो टाइम याद करने की जरूरत नहीं, हाँ ये याद करना है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कहते हैं ना, नेशनल कैलेंडर की बात करोगे तो इसे ही कहते हैं क्या, नेशनल कैलेंडर। तो राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर जिसे कहते हैं, यानी क्या, तो राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पंचांग उसे कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो यही है शक कैलेंडर। शक संवत को ही कहते हैं कौन सा, तो नेशनल पंचांग। और इसकी शुरुआत कब होती है, तो 21 या 22 मार्च को, 21 या 22 मार्च को शुरुआत होती है। जिस कैलेंडर की बात कर रहे हैं हम लोग, शक कैलेंडर की, ठीक। यह कौन से धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म। कौन से धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें, तो ये शक कैलेंडर को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, चौथा बौद्ध सम्मेलन कब हुआ, तो लगभग अप्रोक्स 100 एडी, 100 एडी के आसपास। मतलब इसका एग्जैक्ट डेट फिक्स नहीं है, लगभग मतलब अप्रोक्स मान लो इसका, लगभग लगभग माना जाता है कितना, तो 100 एडी। मतलब इसका डेट फिक्स नहीं है, मतलब, ठीक। और यहां कहां पर, तो कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर कहां पर होता है, तो कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कहां पर, तो कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर।
और इसका अगर बात करोगे कहां पर, तो कुंडलबन। हाँ, चौथा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, तो कुंडलबन कश्मीर में। ठीक, कहां पर हुआ, तो कुंडलबन कश्मीर में। सर मैंने 14 बार ट्वीट किया। बिल्कुल करना है बेटा, बिल्कुल, ये आप ही लोगों के अधिकार की लड़ाई होती है, ठीक है ना। बिल्कुल ट्वीट करना है, बिल्कुल, AIRM #AIRMEN, ठीक है, बिल्कुल ट्वीट करना है। कुछ भी किसी भी गलत लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, ठीक। ये गलत है बस ये बताना है, ठीक, कि आप गलत कर रहे हैं ये बताना है। बाकी तो समय के साथ सब कुछ होता जाएगा, बस इतना बताना है। आगे की बात आगे छोड़ते हैं, ठीक, आगे की बात आगे, बस ये बताना है कि आप गलत हैं। सरकार को बस ये बताना है कि यहाँ पे गलत हो रहा है बच्चों के साथ, ठीक। चलो आगे चलते हैं बेटा। तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर हुआ, कुंडलबन कश्मीर में। किसके टाइम में, तो उस समय अगर बात करोगे चेयरमैन, तो चेयरमैन कौन होगा इसका, चेयरमैन, चलो बुद्धिज्म पढ़ाएंगे ही, वहां पे लिखवा देंगे चेयरमैन वगैरह हिंद। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, कुंडलबन कश्मीर में। राजा कौन था, तो किंग कौन होगा, तो किंग आपके सामने पता ही है कौन, तो कनिष्क था, ठीक है ना। क्या क्या बातें हुई थी यहाँ पर वो सब चर्चा करेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे इसको प्रॉपर, तब वहां पर बताएंगे। बुद्धिज्म पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे। तो चौथा बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, तो कुंडलबन कश्मीर में। इसी बात पे आप लोग बता दो फर्स्ट बुद्धिस्ट सम्मेलन कहां पर हुआ, फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, फटाफट तेज से बताओ, फर्स्ट बौद्ध सम्मेलन कहां पर हुआ, तो कुंडलबन कश्मीर में। इसने क्या किया था, सिल्क रूट पर कंट्रोल किया था। मतलब इसने क्या किया था, सिल्क रूट पर नियंत्रण किया था। कौन सा, तो इसने कंट्रोल किया था कौन से, तो सिल्क रूट पर। और सिल्क रूट पर क्या होता था, सिल्क का रूट का मतलब वहां पर किस चीज का व्यापार होता था, तो सिल्क का व्यापार होता था, ठीक है ना। तो सिल्क का व्यापार होता था, इसलिए सिल्क रूट पे कंट्रोल करता था कौन, तो इसी का, ठीक है ना। और वो सिल्क रूट कहां, तो चाइना से होकर जाता था, ठीक है ना। तो चाइना मार्ग पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था। चाहो तो इसको ऐसे लिख देते हैं, ही कैप्चर्ड, कैप्चर का मतलब अधिकार कर देना, ही कैप्चर्ड ऑन सिल्क रूट। इसने सिल्क रूट पर, सिल्क रूट का मतलब हो गया रेशम, रेशम मार्ग पर, रेशम मार्ग पर, रेशम मार्ग पर अधिकार किया। तो रेशम मार्ग पर अधिकार करने वाला पर्सन कौन था, तो कनिष्क था। और क्या करता भाई कनिष्क, तो कनिष्क को पहला इंटरनेशनल राजा माना जाता। मतलब कनिष्क ने क्या किया था, एक चीन का राजा था पांचाओ, उसको हराता है, ठीक है ना। कनिष्का डिफीटेड पांचाओ ऑफ चाइना। कनिष्क ने चीन का एक राजा था, चीन के पांचाओ को हराया। कनिष्क ने किसको हराया, तो पांचाओ को हराया, ठीक है ना। तो कनिष्क ने किसको हराया था, तो पांचाओ को हराया था। एक इंटरनेशनल किंग के रूप में किसे कंसीडर कर सकते हो, तो कनिष्क को। इसने श्रीनगर में एक शहर की स्थापना की थी कश्मीर में, जिसे कहते हैं कनिष्कपुर। ही बिल्ट कनिष्कपुर इन कश्मीर। कश्मीर में इसने क्या बनाया था, कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। इसने कश्मीर में कनिष्कपुर की स्थापना की। इसने कश्मीर में किसकी स्थापना की, तो कनिष्कपुर की। तो कनिष्कपुर की स्थापना किसने किया था, हाँ, राजगीर, सीमा, भोज, किरण, सोनम, अंश यादव, अभिषेक। सभी का आंसर बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सभी के आंसर बढ़िया है, सभी के आंसर बढ़िया है। इसी बात पे सेकंड और थर्ड भी बता दो।
सेकंड और थर्ड चारों बौद्ध सम्मेलन पता हो जाए, सेकंड और थर्ड वाला भी बता दो फटाफट तेजी से, सेकंड और थर्ड वाला भी बता दो, सेकंड और थर्ड वाला भी बता दो। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, तो देखो ध्यान से, कनिष्क इस समय 14, तो कनिष्क की बात पूरा कर ले तो इसने शक कैलेंडर से स्टार्ट किया जिसे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है। कब? तो 78 एडी में। कौन से धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 100 एडी के समय बौद्ध बुद्धिस्ट काउंसिल होता कहां पर? तो कुंडलबन कश्मीर में। राजा कौन था? कनिष्क था। इसने रेशम मार्ग पे कंट्रोल किया, चीन के शासक पांचाओं को हराया। कौन? तो कनिष्क। इसने क्या किया था? तो कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। कहां पर बेटा? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट पॉइंट पे का बात कर ले, ये सब हराया था, ये सब किया था। इसके काम की वजह से इसे सेकंड अशोका कहते हैं। इज ऑल्सो ही वॉज फेमस एज सेकंड अशोका। इसे द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। द्वितीय अशोक के रूप में जानते हैं। इसे द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। He adopted the title of Caesar. इसने सीजर की उपाधि ली। इसने किसका टाइटल लिया? तो सीजर का टाइटल लिया। ठीक है ना। तो सीजर की उपाधि ली। बौद्ध धर्म को मानता था, इसलिए अशोक के मतलब इसे द्वितीय अशोक कहते हैं। और इसकी राजधानी 2 थी बेटा। इसकी कैपिटल क्या थी? तो 2। पहली क्या थी? तो पहली थी कहां पर? तो पेशावर। पेशावर उसे मैं कहते थे क्या? तो पुरुषपुर। उसे कहते थे क्या? तो पुरुषपुर। पुरुषपुर जिसे कहते हैं क्या? तो पेशावर। पुरुषपुर को ही कहते हैं क्या? तो पेशावर। अभी के टाइम में कहते हैं क्या उसे? पेशावर। यानी क्या? तो पुरुषपुर, पुरुषपुर पेशावर। पुरुषपुर या इसे कहते हैं क्या? तो पेशावर, पाकिस्तान वाला। ठीक। दूसरी राजधानी कहां होगी भाई? तो दूसरी राजधानी होगी पाटलिपुत्र बेटा। पाटलिपुत्र कहां पर होगी? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र दूसरी राजधानी कहां पर होगी? तो पाटलिपुत्र। सभी के आंसर आ गए। कह रहे गुरुजी काला अशोक के टाइम में, आर्यन कह रहे हैं, आजाद कह रहे हैं सेकंड पाटलिपुत्र नहीं बेटा, सेकंड, हाँ सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, आजाद। ठीक है ना। हाँ सेकंड पाटलिपुत्र, थर्ड वहां पर। महराज कह रहे हैं गुरुजी पाटलिपुत्र। ठीक है बेटा। दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में। भोज जी कह रहे हैं, किरण कह रही हैं, अमन कह रहे हैं गुरुजी वैशाली और पाटलिपुत्र। ठीक है बेटा। निखिल पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कश्मीर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। अब देखो इनके दरबार के अगर विद्वानों की बात करोगे तो इसके दरबार में दुनिया भर के विद्वान रहा करते थे। दुनिया भर के विद्वान का मतलब क्या? अश्वघोष, नागा अर्जुन, वासुमित्र, ये सब इसी के दरबार में रहा करते थे। चरक हो गया, ये सब इसी के दरबार में रहा करते थे। अश्वघोष, नागा अर्जुन, वासुमित्र, ये सब दुनिया भर के विद्वान इसी के दरबार में रहते थे। हाँ हाँ। इनके दरबार की अगर बात करोगे तो कोर्ट स्कॉलर, कोर्ट स्कॉलर का मतलब हो गया दरबार का विद्वान। दरबार का विद्वान। अब दरबार का विद्वान कौन था भाई?
तो इनके दरबार का विद्वान था अश्वघोष। कौन था बेटा? तो अश्वघोष। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, मतलब इनके दरबार के जो विद्वान थे ये सब थे। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन ये सब इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। किसके? तो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन ये सब इन्हीं के दरबार में विद्वान रहा करते थे। ठीक है ना, इन्हीं के दरबार में रहने वाले सब विद्वान थे। ठीक, किसके? तो कनिष्क के दरबार में। ठीक है ना, हाँ कनिष्क के दरबार में। पहली राजधानी इसकी होगी पाटलिपुत्र, सेकंड राजधानी होगी कहां पर? तो मथुरा। ठीक, देखो YouTube में 6 बजे तक कोई भी क्लास नहीं है। YouTube में 6 बजे तक कोई भी क्लास नहीं है, वो सब हटा दिया गया, वो सब सारे क्लासेस हटा दिए गए। ठीक है ना, सारे क्लासेस हटे हुए हैं क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहा है आज डिफेंस वालों का। तो डिफेंस का जो भी प्रोटेस्ट है, क्योंकि बच्चों का एयरमैन का रिजल्ट जुलाई में एग्जाम हो गया, सुबह का एग्जाम होता था, शाम को रिजल्ट आ जाता था। अब इन्होंने क्या किया, साल मतलब जुलाई का पेपर अभी तक रिजल्ट नहीं आया। और दूसरी बात, बच्चों का ओवर एज हो जा रहे हैं, 2-2 साल एग्जाम नहीं हुआ कोरोना के चक्कर में। हर एक जगह की देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो उठा करके आप, कि 2 साल का 3 साल का जो बच्चों का रिजल्ट होना चाहिए ना, वो 2 साल 3 साल तो बच्चों का कोई एग्जाम ही नहीं हुआ। 2 साल तक मान के चलो कोई बच्चों का एग्जाम ही नहीं हुआ कोरोना के चक्कर में। बच्चों की कोविड में पढ़ाई भी नहीं। तो सरकार को बच्चों को 2 साल एज में रिलैक्सेशन तो देना चाहिए कि मान लो जो बच्चे अपना तैयारी कर रहे थे, उनका लास्ट अटेम्प्ट हो, लास्ट एज हो, तो मैच कर जाता है। फिर उन बच्चों का क्या गलती है भाई? आपने कोरोना ले आए, ठीक चलो मानते हैं सरकार की भी गलती नहीं, कोई बात नहीं भाई सरकार की। तो सरकार को एक मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए कि बच्चों का कोई नुकसान ना होने पाए। तो 2-3 साल बच्चों को दे दो भाई, उनके फ्यूचर के साथ खेलना ये थोड़ी ठीक नहीं है। मतलब मुझे जहां तक लगता है, ये बच्चों का हित में सोचो, बच्चों के बुराई में ना सोचो। ठीक है ना, तो उनके हित के बारे में, बच्चों का 1 साल अगर 2 साल नुकसान किया आपने, तो 2 साल बच्चों को दे दो, क्या दिक्कत? अपने घर से दे रहे हो, बच्चे की गलत डिमांड थोड़ी है। 2 साल एज में रिलैक्सेशन दे दो, एक समय के बाद आप बराबर कर देना। अगर जो बच्चे मान लो तैयारी कर रहे हैं बेचारे, और ये सब एनडीए के जो रिजल्ट्स होते हैं, एनडीए के जो एज होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। इसी का छोड़ो, बहुत सारे एग्जाम, रेलवे का ले लो, एसएससी में ले लो, वहां भी देना चाहिए 2-2 साल कि चलो भाई 2 साल जो बच्चों का कोविड में नुकसान हुआ है उसे पीछे तो नहीं ला सकते हैं ना, उस समस्या को भुला सकते हैं, तो बच्चों को 2 साल उनको एज रिलैक्सेशन दे देते हैं ताकि बच्चे हर एक एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। लेकिन नहीं, वो सब नहीं देंगे। हाँ, तो दिक्कत वही बात है, सभी बच्चों के साथ ये दिक्कत है। तो आप उन्हें 2 साल दे दो, बच्चों को छूट दे दो, क्या दिक्कत है? तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनका गवर्नमेंट सब कुछ मामला फंस जाएगा। बहुत सारी बातें, क्या क्या बोलें, कॉमन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बोल नहीं सकते हैं। देखो, सरकार बदले या ना बदले, सरकार से क्या बोले बेटा? सरकार के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बदलेगी नहीं बदलेगी, हम आप होते हैं सरकार बनाने वाले। ठीक है ना, हम ही किसी को चुनते हैं, हम ही किसी को हटाते हैं, कोई भी सरकार हो। चाहे देखो, पहले हम लोग कांग्रेस को चुने, कांग्रेस अच्छा काम नहीं किया, हटा दिए। बीजेपी को चुने, ये अच्छा काम नहीं करे, इसे भी हटा देंगे। फिर किसी को लाएंगे, वो भी नहीं करेगा, उसे भी हटा देंगे। इसी को तो कहते हैं जनता की पावर। रियल डेमोक्रेसी क्या होती है? ये होती है। रियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि प्रशासन किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना, जो प्रजा के लिए बढ़िया करेगा उसको हम लोग रखेंगे, चाहे किसी की सरकार हो। हम ये नहीं कि सरकार गलत है या सही, इससे कोई मतलब नहीं। कौन सरकार है? जो डेवलपमेंट करे। आपको अगर ऐसा प्लान बनाते हो तो बढ़िया है, जो युवाओं के देश के बारे में सोचे, कोई भी हो। हम लोग किसी अदने आदमी को बिठा देंगे सरकार बना के, अगर बस वो युवाओं के बारे में सोचे। भाई 2 साल कोरोना बच्चों ने अपना नुकसान जो झेला है, बच्चों की क्या पढ़ाई हुई, आप लोग खुद ही आइडिया लगा सकते हो। 2 साल कुछ नहीं पढ़े होगे आप। बच्चों को प्रमोट कर दिए, बिना सिलेबस देखे बच्चों को प्रमोट करा दिए। चलो ठीक है, प्रमोट करा दिया, बच्चों का भविष्य इतना तो ठीक रहा कि बच्चों का भविष्य बना रहा। लेकिन जब आपका रिजल्ट आता, वहां लिखा होता प्रमोटेड, मतलब आपका प्रीवियस रिजल्ट के आधार पे आपको प्रमोट कर देगा। हो सकता हो बच्चा पिछली बार, मान लो किसी बच्चे ने थोड़ी देर के लिए, समझ लो कि मान लो किसी कोई बच्चा है जो 10वीं क्लास में ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, 10th क्लास में या बीए में है, बीए फर्स्ट ईयर, मान लो कोई बच्चा बीएससी कर रहा है, ठीक है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में उसका हेल्थ इशू या कोई समस्या के कारण उसका परसेंटेज रहा बेचारे का 70%, ठीक। अब फर्स्ट ईयर में 70% रहा, अगली बार वो सब कुछ ठीक रहा, मेंटली फिट रहा, सब कुछ फिट रहा, पूरी एनर्जी के साथ तैयारी कर रहा है कि मेरा बीएससी सेकंड ईयर में
मैं किसी भी हाल में करके 80 से 90% स्कोर करूंगा। ठीक, अब वो बच्चे का तो पहले से आपने कहा कि देखो भाई पिछली बार तुम 70% पाए थे, इस बार भी तुम्हें 60-65% दे रहे हैं, मतलब बच्चों के ऊपर एहसान कर रहे हो यार, ये क्या मतलब है? तो ये थोड़ा सा गलत था। चलो ठीक है भाई, प्रमोट करा दिया, अच्छी बात है, बच्चों का एजुकेशन भी नहीं मिला। डिजिटल एजुकेशन की बातें कर, तो कहाँ डिजिटल एजुकेशन? आज तो इतने बच्चे बताओ, लाखों लाखों में मिलियन है, 5 मिलियन बच्चे ट्वीट कर चुके हैं। इतनी तेजी से ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, मुझे लगता है 15 से 20 मिलियन ट्वीट गए होंगे। लेकिन अभी भी सरकार को ये बात नहीं समझ में आ रही कि बच्चे मांग क्या रहे हैं। अरे रिजल्ट मांग रहे हैं यार, अपने घर का आपसे फ्री, तो कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। बच्चों का हक है, वो बच्चों का हक है, तो बच्चों का हक दे दो। ठीक है ना, बच्चों का हक है, बच्चों को दे दो। ठीक, हरियाणा में ले लो, हरियाणा में बैठे उन्होंने सारा रिजल्ट उन्होंने वो लगा दिया सिस्टम, कौन सा है, अरे इतना बेवकूफ़ी वाला सिस्टम लगा लिया, स्केलिंग वाला सिस्टम, स्केल वाला सिस्टम लगा लिया। कौन से सिस्टम से स्केलिंग करते हो भैया? आज तक तो समझ में नहीं कि परसेंटाइल सिस्टम लगाया आपने, क्या है, कौन सा सिस्टम? किसी मैथमेटिशियन का उठा लिया, परसेंटाइल सिस्टम लगा दिया, रख दिया, जो अच्छा बच्चा फेल हो जा रहा है, खराब बच्चा पास हो जा रहा है। ये क्या मतलब? ये कौन सा सिस्टम है? कुछ मत लगाओ, जो बच्चा 80 नंबर तो और समस्या। किसको चुने बताओ? कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक, आम आदमी पार्टी का वही हाल है। सब पार्टियां हैं जो अपने उस पोस्ट पे पहुंचती है ना, जब तक नहीं चुनी जाती है तब तक जाति धर्म हेन तेन सब लाती हैं। चुन के चली गई तो सारी पार्टियां अपनी अपनी ही करती हैं, किसी की नहीं सुनती है। किसी की सरकार ले आओ, चाहे कोई भी हो। हाँ, BSc फर्स्ट ईयर का देखो, काव्या करें रिजल्ट हो बेटा, बिल्कुल सबके साथ ही है। 2 साल बच्चों को प्रमोट कर दो, क्या दिक्कत है? डिलीट लोकेश इसलिए करते हैं ट्वीट को, ताकि बहुत ज्यादा जब ट्वीट हो जाएगा, 5 लाख ट्वीट हो जाएगा, तो वो इंटरनेशनल चला जाएगा। जब ट्विटर पे कोई भी ट्वीट 5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वह ट्वीट इंटरनेशनल हो जाता है, मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय ट्वीट हो जाता है, मतलब वो हर विश्व में वो ट्वीट चला जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि बराक ओबामा के ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया था, ये खबर पूरे संसार में फैल गई। तो वही चीज अगर 5 लाख से ज्यादा ट्वीट हो जाता है तो वो पूरा संसार में पहुंच जाता है कि भारत वालों के साथ क्या हो रहा है। इसीलिए सरकार इस ट्वीट को डिलीट करवाती रहती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट एजेंसियां क्या करती है, उसको डिलीट करवाते हैं कि अगर फजियत हो जाएगी ना, 5 लाख से ज्यादा हुआ तो संसार में कहेंगे क्या है भाई रिजल्ट वाला हिसाब किताब, क्या गड़बड़ घोटाला, इसी कारण से। कोई भी बना दो बेटा, आर्मी वाला भी बना दोगे तब भी वो पहुंचेंगे वहां पर, वही से हो जाते हैं, सारे के सारे वैसे ही हो जाते हैं। किसी बाबा को बना दो या चाचा को बना दो, सब तो वही है, किसी को बना दो। चलो आते हैं मेन पॉइंट पे, सबके साथ वही है। चलो आते हैं, तो देखो अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, एक और पर्सन का नाम लिख लो, चरक। चरक भी इनके दरबार में रहा करते थे, चरक। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, तो कनिष्क, ये सारे इनके दरबार के स्कॉलर थे। अश्वघोष, वासुमित्र, नागार्जुन, चरक। तो फिर से आ जाते हैं। कनिष्क 78 AD में गद्दी पर बैठता है, शक संवत चलाता है। कौन से धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। और इसके समय चौथा बौद्ध सम्मेलन हुआ, कहां पर? कुंडलबन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन था? तो कश्मीर, मतलब इस समय राजा कौन था? और जो है कनिष्क। अध्यक्ष कौन होगा? तो जो अश्वघोष, तो सब छोड़ो अभी। इसने सिल्क रूट पर कैप्चर कर लिया था और वहां पे कनिष्क ने पांचाओं को हराया, जो चीन का राजा था। इसने क्या किया, मतलब चीन के छोटे से क्षेत्र का राजा था। कनिष्क ने जो है कश्मीर में कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। ठीक, और इसके बाद बात कर लेंगे तो इसे द्वितीय अशोक के रूप में जाना जाता है। इसे सीजर की उपाधि लेता, उपाधि होता था, कोई भी इसे गंधार की उपाधि होती थी, सीजर तो सीजर, उसी तरह की उपाधियां लेते थे। तो उपाधि ले, इसकी 2 राजधानी थी, पहली पुरुषपुर, दूसरी थी क्या, तो पाटलिपुत्र, मथुरा। ठीक है, पुरुषपुर और दूसरी हो जाएगी, अरे पाटलिपुत्र करें, सॉरी, पहली पुरुषपुर, दूसरी हो जाएगी क्या, तो मथुरा। दूसरी हो जाएगी क्या बेटा, तो मथुरा, पाटलिपुत्र नहीं, मथुरा। ठीक, दूसरी हो जाएगी क्या, तो मथुरा। ठीक, और इसने 2 आर्ट जनरेट किए, एक जो होता है मथुरा आर्ट, दूसरा होता है क्या, तो गंधार। तो पहली पुरुषपुर पेशावर, बाद में कहां पर आ जाती, तो मथुरा। तो 2 इसकी राजधानी होती, पहली पुरुषपुर, कभी कभी आज थोड़ा भावनाओं में कभी कभी खो जाते हैं, तो पहली पुरुषपुर, दूसरी हो जाएगी क्या, मथुरा। इसके दरबार का विद्वान कौन था, तो अश्वघोष, वासुमित्र, चरक, ये इनके दरबार के विद्वान थे। ठीक, तो ये थे आप लोगों को क्या, ठीक। अब बात कर ले तो इसमें 2 चीजें थी, एक 2 आर्ट को जनरेट किया गया था इसी के समय 2 आर्ट डेवलप था।
हु आर डेवलप्ड इन कनिष्का टाइम। तो कनिष्क के टाइम के समय दो आर्ट डेवलप हुए थे। पहला कौन सा था? तो गंधार, भारत की बात है। दूसरा क्या था? तो मथुरा। पहला गंधार यानी कौन सी कला? तो गंधार आर्ट। दूसरा हो जाएगा क्या? तो मथुरा आर्ट। पहला गंधार आर्ट, दूसरा हो जाएगा क्या? तो मथुरा आर्ट। गंधार आर्ट में क्या होता था? गंधार आर्ट में, तो गंधार आर्ट की जितनी भी मूर्तियां बनी हैं, ठीक है ना, तो जितनी भी मूर्तियां बनी है गांधार आर्ट में, ये सबसे पहली बात तो इसमें जो स्टोन यूज होते हैं, स्टोन, इसके जो स्टोन यूज हुए वो क्या थे? तो डार्क थे, मतलब थोड़ा धुंधला धुंधला टाइप से थे, डार्क टाइप से थे, डार्क कलर के थे। दूसरा क्या था? ब्लू कलर के थे, डार्क कलर के थे, ब्लू कलर के थे, ठीक है ना। और क्या थे भाई? ब्लैक कलर के थे, डार्क ब्लू एंड ब्लैक, तीन कलर के थे इनमें, डार्क ब्लू एंड ब्लैक, मतलब तीन कलर थे इनमें, ठीक है ना, डार्क ब्लू एंड ब्लैक, ये तीन कलर के थे, ठीक। मतलब इसमें जो पत्थर थे गंधार कला के, पत्थर जो थे गंधार कला और मथुरा कला, गंधार आर्ट, मथुरा आर्ट, डार्क के थे मतलब धुंधला कलर के थे, ब्लू ब्लैक ये सब जानते हो, ब्लू का मतलब नीला, ब्लैक का मतलब। चलिए एक और क्वेश्चन बताओ फटाफट तेजी से, एक आंसर करके बताएं फटाफट तेजी से। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यूनान का एक दूत आता है, क्या नाम था उसका और वो किसका दूत था? ठीक, तो अब बात करोगे कि भाई गंधार आर्ट को कौन कौन देते हैं? तो गंधार आर्ट का मतलब डेवलप इसके समय हुआ था, ऐसा नहीं कि पहले से था। इसमें जो आर्ट होता है, इसमें गंधार आर्ट की बात करोगे तो गंधार आर्ट में जो भी थे वो यथार्थवादी थे, मतलब इसके जो इमेज मानी जाती है वो रियलिस्टिक मानी जाती है, इसकी जो इमेज मानी जाती है वो यथार्थवादी मानी जाती है। ठीक, चलो आते हैं गंधार आर्ट। इसकी जो इमेज मानी जाती है, जो चित्र माना जाता है वो रियलिस्टिक माना जाता है, रियलिस्टिक। और मथुरा की अगर बात करोगे तो मथुरा के जो चित्र पाए जाते हैं, इनमें जो पत्थर का यूज हुआ है, मथुरा वाले जो आर्ट है इसमें जो पत्थर का यूज हुआ है, इसमें लाल पत्थर का यूज होता है, पहला पॉइंट तो रेड स्टोन का यूज होता है। और इसमें जो इमेज बनता है, इसमें जो मूर्तियां बनती है, इसमें जो आइडल बनते हैं, इसमें जो मूर्तियां बनती हैं, ठीक है ना, इसकी जो मूर्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? तो आइडियलिस्ट होती हैं, मतलब पूरा आइडियल होती हैं, मतलब आइडियल विचारधारा को मानती है, यथार्थवादी जो होती है आइडियलिस्टिक होती है। आइडियलिस्टिक मतलब यथार्थवादी, मतलब इसमें गंधार की जो मूर्तियां होती हैं वो अपोलो से रिलेटेड है, ठीक है ना। और इसमें जितने भी आइडल्स बने होते हैं, जितने भी आइडल का मतलब होता है मूर्ति, आइडल, यथार्थवादी। रियलिस्टिक का मतलब होता है यथार्थवादी, लो हिंदी में भी लिख देना, यथार्थवादी, यथार्थवादी। और इसे कहते हैं क्या? तो आदर्शवादी। बिल्कुल भगवान बुद्ध को देखना तो बड़ा अमल का बहुत प्यारा सा लगेगा। इसमें क्या होते हैं? इसमें बुद्ध के आर्ट बने हैं, इसमें बुद्ध के जो मूर्ति बनते हैं, बुद्ध जी के, भगवान बुद्ध जो होते हैं बुद्ध जी के आइडल बनते हैं, इसमें बुद्ध जी के आइडल बनते हैं, लॉर्ड बुद्ध के आइडल बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। भगवान बुद्ध के जो आइडल होते हैं बुद्धिस्ट, मेनली बुद्धिस्ट आइडल इसमें देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट आइडल, बुद्धिस्ट की मूर्तियां देखने को यहाँ मिलेंगे, भगवान बुद्ध की मूर्तियां देखने को, बौद्ध धर्म की मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यहाँ बात करोगे तो मथुरा आर्ट में तीनों देखने को मिलते हैं, भगवान बुद्ध हो गए, जैन हो गए, ब्राह्मण हो गए, सभी देखने को मिलेंगे। मतलब इनका जो आइडल होता है, यहाँ पर जो मूर्ति देखने को मिलती है वो तीनों धर्म से होती है, ये बौद्ध धर्म से भी होंगी, जैन से भी होंगी और हिंदू से भी होंगी, तो हिंदू बौद्ध जैन तीनों से होंगी। तो ये था आप लोगों का, यानी तीन, फिर से समझ लो, गांधार आर्ट में बड़े बड़े भगवान बुद्ध के खूब बड़े बड़े चेहरे बने होंगे, यहाँ जो कमंडल होता है कान का एक खूब बड़ा बड़ा सा ऐसे लटका लटका सा रहेगा। और मथुरा का जो होगा वो नॉर्मल, जैसे हमारा आपका चेहरा है बिल्कुल ऐसे रहेगा, उसे कहते हैं आइडियलिस्टिक, ठीक है ना, आइडियलिस्टिक वाली विचारधारा, आइडियल विचारधारा जिसे कहते हैं ना, तो आइडियल आदर्श बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है? बुद्ध की मूर्ति केवल बुद्ध की बनती है
और बौद्ध जैन धर्म, बौद्ध जैन और हिंदू तीनों की बनती है। ठीक, तो ये था आप लोगों का क्या, पोस्ट मौर्य। तो आई थिंक सभी का क्लियर होगा, एक बार बता दीजिए सभी लोग। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज बहुत बढ़िया बेटा। शिवम तिवारी, ठीक है शिवम, सभी का आंसर बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, बौद्ध जैन और हिंदू, ठीक, बहुत बढ़िया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप शुरू हो जाएगा, यहां तक सभी का क्लियर, एक बार बता दीजिए। अब पढ़ेंगे हम लोग कौन सी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। यहां से आपकी क्लास बहुत जरूरी हो जाती है। गुप्त वंश। अब गुप्त वंश कौन थे, मतलब गुप्त वंश लोग कौन, गुप्त वंश के लोग क्या थे, गुप्त वंश के बारे में हमें पता कैसे पता चलती है कि भाई गुप्त वंश में क्या था। तो इनके डायनेस्टिक, इनके मतलब इंफॉर्मेशन के सोर्स, यानी जानकारी के स्रोत, मतलब कैसे पता चलती है। तो पहला पॉइंट बुक से, मतलब किताबों से पता चलता है। जैसे कौन सी किताब, तो किताब कौन सी, तो कालिदास की, यानी बुक किसकी, तो कालिदास की, कालिदास की किताब, यानी बुक ऑफ कालिदास। मेन जो पर्सन थे कालिदास, कालिदास एटसेट्रा कर लेते हैं, मतलब दुनिया भर के इतिहासकार हैं तो कालिदास खाली लिख दे रहे हैं। और किससे पता चलता, तो इंस्क्रिप्शन से। आगे नहीं सबके बारे में पढ़ेंगे तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखे हैं। इंस्क्रिप्शन से मतलब अभिलेखों से पता चलती है गुप्त वंश के बारे में। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, राठी का सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। क्लियर गुरुजी, क्लियर गुरुजी, रमा का क्लियर, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अभिलेखों की बात करोगे तो अभिलेखों में क्या आता है भाई, अभिलेख में, तो अभिलेख में जैसे आप सबको पता है कौन सा अभिलेख, तो सभी का अभिलेख, चाहे वो प्रयाग प्रशस्ति हो, इंस्क्रिप्शन में बात करोगे तो जूनागढ़, कोई भी, मतलब आप प्रयाग प्रशस्ति से लेकर के दुनिया भर के प्रशस्ति सबके बारे में पता चलता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति हो गया, कुमार गुप्त के लेख, समुद्रगुप्त के लेख, सबके लेख मिलते हैं, ठीक है ना। तो किंग जो लिखवाते हैं, यानी किसके, तो रामागुप्त, यानी कौन सा, तो सभी लोग लेख लिखवाते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे प्रयाग प्रशस्ति कर लेते हैं इंस्क्रिप्शन या लेख, तो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति यानी क्या, तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति। और कौन सा, और बात कर लो, कुमार गुप्ता के इंस्क्रिप्शन, कुमार गुप्ता, स्कंद गुप्ता, स्कंद गुप्ता एटसेट्रा, मतलब तमाम इतिहासकार लिखवाते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये लेख लिखवाते हैं तमाम सारे राजे, इनसे पता चलता है, बुकों से, इंस्क्रिप्शन से, और किससे, तो क्वाइन से। क्वाइन से बाहर राजाओं के बारे में पता चलता है। क्वाइंस का मतलब हो गया क्या, तो क्वाइंस का मतलब हो गया क्या, सिक्के। सिक्कों से हमें पता चलता है कि ये लोग कैसे राजा रहे होंगे। जैसे समुद्रगुप्त के सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया, तो कहा गया भाई समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी रहा होगा, ठीक है ना, संगीत का प्रेमी रहा होगा। तो ये अनुमान लगाया जाता है। दुर्गेश, रेगुलर क्लास, चलिए ठीक, तो शुरू करते हैं। तो देखो ध्यान से, क्वाइन से, तो क्वाइन से मतलब किसी के सिक्कों से पता चलता है कि वो राजा के बारे में क्या है।
जैसे स्कंद गुप्त, जैसे किसी के सिक्के से ले लो, जैसे विक्रमादित्य की उपाधि लिया था उसने, और भी बहुत सारे, जैसे अश्वमेध यज्ञ कराने का बारे में पता चलता है कि भाई इस राजा ने अश्वमेध यज्ञ कराया है। तो कॉइन्स थे, कॉइन्स किसके, तो किंग के, मतलब जितने भी राजा के कॉइन्स थे, किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के किंग ऑफ गुप्तास, ठीक, गुप्तास किंग जितने भी थे उन सबके सिक्कों से पता चलता है, ठीक है ना। और क्या, तो अदर सोर्सेस, अदर सोर्स भी इस डायनेस्टी के बारे में दुनिया भर के पता चलते हैं, अदर सोर्स। अब यहां पर इंस्क्रिप्शन की बात करोगे तो आयरन पिलर भी यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो तमाम सारे सोर्स है। अब आते हैं, बात कर लें कि गुप्त लोग कौन से वंश के थे। गुप्त लोग ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य, शूद्र थे। तो आप लोग बताओ गुप्ता लोग कौन से जाति के थे, क्या ब्राह्मण थे या क्षत्रिय थे या वैश्य थे या शूद्र थे। मतलब गुप्ता लोगों की कास्ट क्या थी, मतलब जाति क्या थी इनकी। गुप्ता लोगों की अगर बात करोगे तो इनकी जाति क्या थी, इनका वर्ण क्या था, इनका वर्णा, कौन से वर्ण के थे गुप्ता जी लोग, ठीक है ना, कौन से वर्ण के थे। चलो अगले पेज पे देख लेते हैं कौन से वर्ण के थे। गुप्ता जी लोग कौन से वर्ण के थे। कौन से वर्ण के थे गुप्ता लोग। तो देखो 4 वर्ण होते हैं हमारी कम्युनिटी में, 4 वर्ण होते हैं, सबको पता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप लोग बताओ कौन थे। चलिए सभी का आंसर आ रहा भाई, वैश्य जाति के थे, वैश्य जाति के थे। लोकेश कह रहे हैं कायस्थ जाति के थे, ठीक। तो सभी लोग वैश्य 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 कह रहे हैं, बनिया थे, ये थे, वो थे, ये सबके आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलो भाई देख लेते हैं भाई वास्तव में ये लोग कौन थे, ठीक। फटाफट तेजी से देखते हैं। क्षत्रिय थे, ऋषभ कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं गुरु क्षत्रिय थे। चलो मिला लेते हैं भाई, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे, शूद्र थे। ये आपके एग्जाम में बार बार रहता है कि जो वैश्य, ये जो गुप्ता जी लोग थे कौन। तो ध्यान से समझो, ठीक। अब आते हैं, देखो कुछ लोग दुनिया भर के वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड आप यूज ना करें बेटा, सब लोग बढ़िया बढ़िया रखें, ठीक। हाँ, क्षत्रिय थे, लाला थे, बनिया थे, गुप्ता थे, ये सब दुनिया भर के वर्डिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आते हैं, देखो कुछ इतिहासकार, पहला 2-3 पॉइंट काट देते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, कुछ मतलब 1% से भी कम है समझ लो, वो लोग कहते हैं लोग ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण वाला विचार तो ही खत्म हो गया कि ब्राह्मण और मर्ण नहीं थे, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। दूसरा, मतलब सबका काम क्या था, ब्राह्मण का काम था रिलीजन एजुकेशन देखना, क्षत्रिय का काम होता था क्या, तो युद्ध करना, वैश्य का काम होता था क्या, व्यापार करना, और शूद्र का काम होता था तीनों वर्गों की क्या करना बेटा, सेवा करना। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं वह शूद्र थे, और वो इतिहासकार शूद्र कम ही लोग कहते हैं। जैसे मान लो गुप्ता लोग बौद्ध धर्म मतलब हिंदू धर्म को मानते हैं, तो जो बौद्ध और जैन थे वो नेचुरली गुप्ता जी लोगों से चिढ़ेंगे, तो वो गुप्ता जी लोगों को कौन सी श्रेणी में ला देते थे, शूद्र की श्रेणी में ला देते थे। तो ये तो वास्तव में सही है ही नहीं। तो 2 बात आती है, या तो ये क्षत्रिय रहे होंगे या तो ये वैश्य रहे होंगे। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जब कुछ योद्धाओं ने अपना युद्ध का काम तो साथ रखा ही रखा, उसके साथ बिजनेस भी करना शुरू कर दिया। मतलब क्षत्रियों में से 2 वर्ग बटे, एक क्षत्रिय जो अपना बैटल भी करने लगे और बैटल के साथ साथ क्या, तो बिजनेस भी करने लगे, बैटल के साथ बिजनेस भी करने लगे। उन्हीं को कहा गया क्या, तो उन्हीं को कहा गया क्या, गुप्ता। क्योंकि गुप्ता राजा जो लोग थे वो सब युद्ध भी करते थे। तो युद्ध को कैसे जस्टिफाई, चलो व्यापार करते थे, मान लो भाई गुप्ता जी लोग व्यापार करते थे, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इतिहासकार मतलब 20% ऑथर्स कहते हैं कि क्षत्रियों में से कुछ क्षत्रियों ने अपना मेन, बाकी वैश्य तो बिजनेसमैन थे ही, मतलब इनका काम क्या होता था, बैटल करना, इनका काम होता था तो व्यापार करना, ठीक है ना। रोमिला थापर कहती हैं कि ये लोग वैश्य रहे होंगे क्योंकि बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस के साथ साथ सुरक्षा का भी काम करने लगे, ठीक। उनका स्टेटमेंट ये था, सेना खुद की रखने लगे और वही बन गए क्या, गुप्ता। तो 80% ऑथर्स कहते हैं कि ये लोग गुप्ता थे
और 20% ऑथर कहते हैं कि ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे। तो पहली प्रायोरिटी आपकी कहाँ होगी, गुप्ता की वैश्य, और दूसरी प्रायोरिटी आपकी होगी क्या, क्षत्रिय। अगर आपसे कोई पूछता गुप्ता जी लोग क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है बेटा, चंद्रगुप्त मौर्य और वहां पे गुप्त अलग है, मौर्य अलग है, ठीक है ना, मौर्य अलग होते हैं, ठीक है ना, वो मौर्य अलग था और ये अलग है, ठीक। तो कुछ लोग कहते हैं, अधिकतर इतिहासकार कहते हैं क्या, तो वैश्य थे। अब पहला राजा की बात कर लेते हैं। पहला राजा इनका कौन था, तो पहला राजा कौन था, श्रीगुप्ता। श्रीगुप्त श्रीगुप्त के टाइम की बात करोगे तो 240 से 280 एडी, ठीक है ना। इसका जो टाइटल होगा वो होता है क्या, महाराजा का, महाराजा। उपाधि क्या होगी, महाराजा। मतलब ही वॉज फाउंडर ऑफ कौन सी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी। यह गुप्त वंश का संस्थापक था। यह गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। इसके बाद बात करोगे तो इसी का बेटा होता क्या, तो घटोत्कच गुप्ता। घटोत्कच गुप्त। घटोत्कच गुप्त के टाइम की बात करोगे तो 280 से 319 एडी। यहां से आपकी क्लास बहुत अच्छी रहेगी, टेंशन मुक्त रहना है। इसका भी टाइटल क्या होगा बेटा, तो इसका भी टाइटल होगा क्या, महाराजा। इसका भी टाइटल क्या होगा, तो महाराज का, ठीक। उपाधि क्या होगी, तो महाराज, ठीक। तो ध्यान से समझना, श्रीगुप्ता इस वंश का क्या होगा, फाउंडर था। और इसने क्या किया था, श्रीगुप्ता इस डायनेस्टी का फाउंडर हो गया, सिर्फ इसने बना दिया और कुछ नहीं किया, तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, तो फाउंडर। और उसका विस्तार करता है, जो उसका बहुत बड़े पैमाने विस्तार करेगा होगा कौन, तो चंद्रगुप्ता वन। तो श्रीगुप्ता ने इस डायनेस्टी को बना दिया और इसने क्या उपाधि ली, महाराज की। इसके बाद जो अगला बैठता है कौन, तो घटोत्कच गुप्ता। और घटोत्कच गुप्ता ने कौन सी उपाधि ली, तो इसने भी उपाधि ली क्या, सिर्फ महाराज की। इसके बाद जो अगला राजा आता है वो कौन होता है, तो चंद्रगुप्ता वन। कौन होगा भाई, तो चंद्रगुप्ता वन। यहां तक सभी का क्लियर है, एक बार बता दें बेटा सभी लोग। यहां पर गुप्ता में स्पेस देना है कि कौन सी जाति के लोग थे गुप्ता, गुप्त वंश की जानकारी के क्या क्या स्रोत थे, पहला राजा कौन था, उसके बाद कौन बैठा। यहां तक सभी का क्लियर है। तीन 319 से 335 पीडी। कैपिटल कहां होगी, पाटलिपुत्रा। रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसका टाइटल क्या होगा, महाराजाधिराज। इसकी उपाधि क्या होगी, महाराजाधिराज। अभी दोबारा बैक आएंगे, टेंशन नहीं लेना है।
वाइफ का नाम कुमारा देवी। इसकी पत्नी का नाम कुमारा देवी कौन थी? तो लिच्छवी राजकुमारी। लिच्छवी राजकुमारी। इसकी पत्नी का नाम क्या होगा? तो कुमारा देवी कौन होंगी? तो लिच्छवी राजकुमारी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। ही स्टार्टेड दीनार कॉइंस। ठीक, इसने कौन सा सिक्का चलाया? तो इसने दीनार सिक्का चलाया। किसके? तो गोल्ड। किसके? तो सोने के। इसने क्या किया? तो सोने का सिक्का चलाया। कौन सा? तो दीनार नामक सोने का सिक्का चलाया। ठीक, कौन सा सिक्का चलाया? तो दीनार नामक सोने का सिक्का चलाया। किसने? इसने। ठीक है ना। तो इसने दीनार नामक सोने का सिक्का चलाया। ही आल्सो इंट्रोड्यूस किंग एंड क्वीन टाइप ऑफ गोल्ड कॉइंस। इसने राजा रानी प्रकार सोने के सिक्के चलाए। इसने राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चलाए। सोने के सिक्के चलाए। एंड लास्ट पॉइंट, ही स्टार्टेड गुप्ता एरा। इसने गुप्त संवत चलाए। जो गुप्त संवत 319 में चलाए। गुप्ता एरा 319 AD। ठीक है ना। चलो अब इसको समझते हैं, बैक आके समझते हैं। देखो, चंद्रगुप्त वन इस डायनेस्टी का क्या था? रियल फाउंडर। रियल फाउंडर में क्या अंतर होता है? फाउंडर का मतलब होता है क्या? बनाने वाला। ठीक है ना, बनाने वाला। और बनाने वाला का मतलब हो गया कि उसने बना दिया, और रियल फाउंडर का मतलब होता है क्या? उसने उसका विस्तार किया। तो विस्तार प्रॉपर करता है कौन? तो चंद्रगुप्ता वन। इसकी राजधानी कहां थी भाई? पाटलिपुत्र। ठीक है ना। इसकी शादी किससे होती है? तो इसने टाइटल क्या लिया? महाराजाधिराज का। महाराजाधिराज का। और जिस साल गद्दी पर बैठा उसी साल कैलेंडर चलाए, कहते हैं गुप्ता कैलेंडर। मतलब इसकी शादी होती है किससे? तो कुमारा देवी से। जब कुमारा देवी से शादी होती है, वो कहां की राजकुमारी थी? तो लिच्छवी की राजकुमारी। तो दहेज में से मगध का पूरा साम्राज्य मिलता है, और उस समय जिसका मगध पर कब्जा, उसका पूरे भारत पर कब्जा। और मगध पर कब्जा किसका होता है बेटा? तो चंद्रगुप्ता वन का। और इसने गद्दी पर बैठते ही रानी के सम्मान में, मतलब शादी जब हुई उसके बाद में राजा बना, और फिर उनके सम्मान में एक सिक्का चलाया जिसे दीनार नामक सोने का सिक्का कहते हैं। और फिर उसे का दीनार, तो ध्यान रखना, दीनार सोने का सिक्का चलता था गुप्ता वंश में। और अभी भी दीनार चलते हैं, लेकिन वो गल्फ कंट्री में चलते हैं। वो क्या होते हैं? तो टोकन करेंसी होती है। और ये क्या था? तो गोल्ड करेंसी था। इसने राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, मतलब उस सिक्के पर अपने नाम के साथ साथ रानी का भी नाम इसके खुदा होता था, तो उसे कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। और किसने चलाए थे भाई? तो ध्यान रखना, चंद्रगुप्ता वन ने चलाए थे। ठीक। और इसने कौन सा कैलेंडर चलाया? तो गुप्ता एरा। जब गद्दी पर बैठता है तो कौन चलाता? गुप्ता एरा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? तो समुद्रगुप्त। कौन सा पढ़ेंगे? तो समुद्रगुप्त। तो आज की क्लास यहाँ पर रखते होंगे। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे। आप लोग, एरा का मतलब होता है संवत, मतलब एक कैलेंडर जैसे नहीं होता, कैलेंडर लोग जारी करते हैं, तो उसी को कहते हैं गुप्त कैलेंडर। तो गद्दी पर जिस साल बैठता 319 में, उसी साल कैलेंडर जारी करता है, और उसी को कहते हैं क्या? तो जो है सकायरा। ठीक है बेटा मनीष, तो उसी को कहते हैं क्या? गुप्त संवत। तो आज की क्लास हम लोग इतनी रखेंगे। किसी के मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अगली क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, जिसे कहेंगे क्या? तो समुद्रगुप्ता। किसी के मन में और कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ठीक है ना।
किसी के मन में कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, जय हिंद बच्चों। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहे, कोविड नियमों का पालन